Welcome to my channel Gain Vidya. Today I have discussed MCQs related to breathing and exchange. The first question is the volume. The first question is the volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration is मीन्स ये हुआ कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब रिमेनिंग रह जाता है कहाँ पे लंग्स में कुछ हिस्सा एयर का जो कहाँ पे रह जाता है आपका लंग्स में आता है उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम नाम से ही पता चलता है रेजिडुअल मीन्स होता है बचा हुआ मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर बचा है जब हम सांस छोड़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम ये रेजिडुअल वॉल्यूम करता क्या है आखिर लंग्स में ये हेल्प करता है हमारे एल्वुलाई को ओपन रखने में जो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई पड़ा हुआ है वो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई प्रेजेंट है उसको ऑल टाइम ओपन होने में हेल्प करता है और प्लस ये भी हेल्प करता है कि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो पाए तो ये प्रिवेंट करता है एक तरीके से ये वॉल्यूम ऑफ एयर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है फॉर दीज थिंग्स सेकंड इज विच ऑफ the following second question आपका ये कह रहा है कि which of the following animals possess non-elastic lungs with elastic air sacs connect to them means ये है ऐसा कौन से animals है जिसमें एक तरीके से नॉन इलास्टिक लंग्स पाए जाते हैं और साथ में उनके अंदर जो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं वो इलास्टिक होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं आपको देखोगे वो इसमें पाए जाते हैं किसमें वो आपको देखने को मिलेगा इसका क्या आंसर था रेजिडुअल वॉल्यूम और इसमें सेकंड आंसर क्वेश्चन का आंसर है बर्ड्स में देखने को मिलेगा बर्ड्स में क्या होता है कि दो टू सिमेट्रिकल लंग्स पाए जाते हैं ठीक है और उसमें साथ में एल्वुलाई क्या होती है एब्सेंट होती हैं इज इफ यू एक्सहेल मल्टीपल टाइम्स अगर हम सांस छोड़ेंगे कई बार into a conical flask containing lime water through a single inlet fixed through a stop cork lime water will means अगर हम conical flask के अंदर हमने क्या भरा है lime water भरा हुआ है और उसकी ओपनिंग जो होगी उसको हमने इस कॉर्क से हमने दबा दिया है और सिर्फ उसमें सिंगल ओपनिंग दे रखी है जिसमें हम एक तरीके से पाइप लगा हुआ है जिससे हम क्या करेंगे अपने मुंह से सांस छोड़ेंगे और वो जाकर के किसमें एंटर करेगी वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एंटर करेगी जिसमें क्या फिल्ड है लाइम वाटर फिल्ड है तो लाइम वाटर किस कलर का हो जाएगा बिकम कूलर लाइम वाटर कूलर हो जाएगा कि टर्न मिल्की रिमेन अनचेंज्ड या टर्न येलो तो मींस जब हम CO2 मतलब तरीके से हम जब एक्सपायर कर रहे हैं जब हम सांस छोड़ रहे हैं बार बार किसमें मिल्की वाटर में जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भरा हुआ है तो उसका कलर आपको देखने को मिलेगा मिल्की ठीक है क्योंकि जब CO2 जो है वो मिल्की वाटर मतलब जो मिल्की वाटर तभी होगा जब CO2 लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है ट्रैकिया लैरिंग्स ऊसोफेगस या लंग्स तो देखने को आया है कि यहाँ पे ट्रैकिया क्या है एक तरीके से ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं एक तरीके से ये की पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का और साथ में ये कैसा होता है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस होता है और साथ में ये एक तरीके से ये कनेक्ट करता है लैरिंग्स को और लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और फेरिंग्स को फेरिंग्स आप जानते हो एक कॉमन पाइप है फूड का और प्लस एयर का नेक्स्ट आते हैं फूड एंड एयर पाथवे आर डिवाइडेड एट मींस फूड और एयर पाथवे को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है फेरिंग्स लैरिंग्स यूसोफेगस या ग्लोटिस तो फिर देखा जाता है यहाँ पर ए आपका आंसर होगा फेरिंग्स एक तरीके से फोर्थ मैंने पहले भी बता रखा है फोर्थ क्वेश्चन में बताया था कि फेरिंग्स जो है वो एक तरीके से एक कॉमन पाइप है किसका फूड का और प्लस एयर का जब जब डाइजेशन का जब डाइजेशन सिस्टम का पार्ट होता है तो फूड एंटर करता है ऊसोफेगस के थ्रू किसमें स्टमक में और ड्यूरिंग रिस्पिरेशन क्या होता है कि जो हाँ तब क्या होता है उसमें एक तरीके से ट्यूब के ऊपर एक एपिग्लोटिस होता है एक फ्लैप होता है एपिग्लोटिस फ्लैप होता है वो कवर कर देता है जो प्रोटेक्ट करता है फूड को एंटर करने में किसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम में ठीक है तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा फेरिंग्स
एक कॉमन पाइप है, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ ब्रोंकाई सेंड इंफॉर्मेशन टू इंस्पिरेटरी सेंटर थ्रू, मींस जब हम इंस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं, मतलब जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंकाई, जो लंग्स में ब्रोंकाई प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये ब्रोंकाई किसी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, मैसेज प्रोवाइड करेगा वेगस नर्व को, ग्रोसोफेरेंजियल फेरेंजियल को, कि सिंपैथेटिक नर्व को, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। तो एक तरीके से देखा जाए, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक तरीके से ये क्रिटिकल नर्व होती है ये, और इसका आंसर मेनली ये होगा वेगस नर्व। वेगस नर्व एक तरीके से क्या है, ये क्रिटिकल नर्व है, ये हेल्प करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करने में, और ये हेल्प करता है साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है, मींस ये वेगस नर्व जो है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 7th क्वेश्चन आप देखिए, सीक्वेंस ऑफ फूड मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग स्टारवेशन इज, मींस जैसे ही हमें क्या होता है, भूख लगती है, जब हमें भूख लगती है तो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, ये प्रेजेंट है। तो फर्स्टली क्या ब्रोक होगा, पहले क्या ब्रोक होगा, किससे एनर्जी हम पिक करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। सेकंड ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन इज फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। पहले जब जैसे ही क्या कहते हैं हमें भूख लगती है, तो हमें एनर्जी लेने के लिए पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रोक होगा, फैट होगा, फिर प्रोटीन होगा। तो एक तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि माउंटेन सिकनेस एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, जब हम जैसे ही पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो फिर हमें चक्कर आना और थकावट, हेडेक होना शुरू हो जाता है, ये आखिर किस वजह से होता है हाई एल्टीट्यूड में चढ़ने से। तो पहला ऑप्शन है एक्सेस CO2 इन द ब्लड, कि CO2 का ज्यादा होने लगता है, ज्यादा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, मतलब फ्लो होने लगती है। सेकंड ऑप्शन इज डिक्रीज CO2 इन इन एयर, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक तरीके से आपने ये एक शब्द सुना होगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक इसी का टर्म दिया हुआ है, ये जब माउंटेन सिकनेस तब होती है जब से हम हाई एल्टीट्यूड में चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होने लगता है। तो इसका आंसर ये होगा डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो फिर एक तरीके से हमें और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम कम मात्रा में पहुंचेगा, इसके वजह से क्या होगा, हमें थकावट होगी, माउंटेन सिकनेस होने लगेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इन लंग्स देयर इज डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा, जब जब रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है आरएनए और प्लाज्मा के बीच में, तो फिर एक तरीके से CO2 हमारे बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है, ब्लड से CO2 बाहर जाएगी। तो मीन्स ये एक तरीके से तो इस प्रोसेस में जो CO2 है वो किस फॉर्म में बाहर जाएगी, इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड इनटू आरबीसी, efflux of chloride from RBC, influx of HCO3 ions in RBC fishes, efflux of HCO3 ions from RBC। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर है efflux of HCO3 ions from RBC। मीन्स ये है कि जैसे ही सेल से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और ब्लड वेसल्स में जाएगी, और फिर इसके बाद CO2 भी बाहर निकलेगा, वो वाटर से मिलेगा, ठीक है, और कार्बन एनहाइड्रेस की प्रोसेस से क्या होगा, वो बाइकार्बोनेट आयंस में, ये HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू क्या होगा, वो बाहर रिलीज होगा आरबीसी से, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इफ्लेक्स ऑफ HCO3 आयंस फ्रॉम आरबीसी होगा। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एयर इन अ हेल्दी पर्सन इज, मींस क्या कैपेसिटी होती है ह्यूमन लंग्स की, कि एक हेल्दी पर्सन के ह्यूमन लंग्स की क्या कैपेसिटी होती है, कितने ml ऑफ वो एयर कंटेन कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 3000 ml, 1500 ml, ये या 1000 ml या 500 ml। इसका आंसर है डी 15 ml, 1500 ml।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय, जो हमारी ब्रीथिंग है वो किससे कंट्रोल की जाती है? अमाउंट ऑफ फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन, बी ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, थर्ड इज स्ट्रेस, मस्कुलर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, या ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा अमाउंट ऑफ फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन। जितना बाहर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उस हिसाब से हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर चलेगी। फोर्थ क्वेश्चन 12th क्वेश्चन ये कह रहा है ड्यूरिंग स्ट्रेनस कन्वर्टेड इनटू एक्सरसाइज ग्लूकोज ऑर्गन इन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्डली हम एक्सरसाइज करेंगे जोर तरीके से, तो फिर क्या होगा? तो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा किस पे? मीन्स हमें जब हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी एक तरीके से ऑक्सीजन ज्यादा ले नहीं पाएगी, हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे फिर, तो उससे क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? लैक्टिक एसिड में। ये एक तरीके से एनएरोबिक प्रोसेस होती है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमारे मसल्स में, हमारे स्केलेटल मसल्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, ठीक है? जिससे क्योंकि हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, इस वजह से ये प्रोसेस लैक ऑफ ऑक्सीजन की एनारोबिक कंडीशन में होता है, और ग्लूकोज जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है लंग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय डिसीज। इसमें से डिसीज के नेम है, तो इसमें से ऐसे कौन सी डिसीज है जो लंग्स से अफेक्टेड नहीं है, मतलब लंग्स के अंदर नहीं होती है? ब्रोंकाइटिस, ये नाम ही सुनने से पता चल रहा है कि ब्रोंकाइटिस अपने ब्रैंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ये सुना होगा, तो मीन्स ये एक तरीके से लंग डिसीज से रिलेटेड है। न्यूमोनिया ये भी ये लंग्स में होती है। पोलियो, पोलियो थोड़ा सा अलग दिख रहा है इन ऑप्शंस में। अस्थमा भी एक तरीके से ब्रीथिंग डिसीज में होती है, तो एक तरीके से पोलियो क्या है? इसका एक अलग है, जो जो लंग डिसीज से रिलेटेड नहीं है। 14 क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोटेक्टिव रेस्पिरेटरी ब्लास्ट इज। प्रोटेक्टिव रेस्पिरेटरी ब्लास्ट इज हिकअपिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ऑल द अबव। मींस ये है जैसे ही हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाने के लिए अचानक से हम सांस सांस लेते 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 हमें अपनी ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं? स्नीजिंग करते हैं। मतलब जैसे एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस भी है, प्रोटेक्टिव प्रोसेस है एक तरीके से। जब हम रिस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि हम ना चाहते हुए भी हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसे इनवॉलंटरी मैकेनिज्म है कि हम क्या करेंगे? छींक देंगे। तो एक तरीके से ये लंग्स में जैसे कोई भी डस्ट आ गई है, एक तरीके से हमने डस्ट ले लिया है, या तो फिर कोई पैथोजन है, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है हमारे नोज के थ्रू हमारे अंदर आया है, तो हम क्या करेंगे? फटाक से हमें स्नीज कर देंगे। एक तरीके से हम सोचेंगे नहीं उस चीज को लेके, एक तरीके से रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। तो प्रोटेक्टिव है एक तरीके से, जिससे जिससे हमारे लंग्स क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे। तो एक तरीके से ये इसका आंसर क्या होगा? ये स्नीजिंग। At rest, body produces CO2 at the rate of, ड्यूरिंग रेस्टिंग पोजीशन में क्या होता है? बॉडी CO2 कितना CO2 रिलीज करेगी? 100 सीसी पर मिनट, 200 सीसी पर मिनट, 400 सीसी पर मिनट, या 600 सीसी पर मिनट? इसका आंसर है 200 सीसी पर मिनट। Decrease in, next question is decrease in pH causes oxygen dissociation curve of hemoglobin to shift to, मीन्स जैसे ही क्या कहते हैं पीएच डिक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होगा हीमोग्लोबिन का, वो किधर की ओर? ये तरीके से बोहर्स इफेक्ट का ही है ये क्वेश्चन जो है, ये बोहर इफेक्ट जिसने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है ये। तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो हीमोग्लोबिन टू शिफ्ट टू, किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, कि रिमेन अनचेंज या ऑक्सीडेट इलास्टिकली? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा राइट। मींस जब जैसे ही क्या कहते हैं, आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, और प्लस लो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, और हाई पार्शियल प्रेशर किसका होगा? CO2 का होगा। तो फिर आपको देखने को मिलेगा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, और ये जो
ये जो ग्राफ है वो राइट की तरफ आपको शिफ्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। जो क्लोराइड शिफ्ट होता है, जब आपने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि जो हेम्बर्स इफेक्ट मैंने बताया था उसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो इसमें ही बताया गया था कि जो क्लोराइड शिफ्ट है, मतलब जो क्लोराइड आयंस का शिफ्ट होना होता है, वो आखिर क्यों एसेंशियल होता है। वो आखिर क्यों एसेंशियल होता है? तो ये होता है कि जब 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 बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू जो रिलीज होगा CO2, ठीक है, तो ये एक तरीके से ये CO2 की वजह से होता है। जब ये किससे रिएक्ट होगा? जब ये CO2 वाटर से रिएक्ट करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस, तो एक बाइकार्बोनेट आयंस ये रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव आयंस का शॉर्टेज हो जाएगी किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। तो क्लोराइड क्या करेगा? उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फाइसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये एम्फाइसेमा डिसीज है, ये कौन सी, ये डिसीज किस वजह से होती है? पहला, इन्फ्लेशन ऑफ एल्वुलाई पल्मोनरी हेमरेज। थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीज नंबर ऑफ एयर सैक्स, इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलरी। तो पहले जान लेते हैं कि इन्फिसेमा क्या होती है। इन्फिसेमा एक तरीके से डिसीज होती है, ये क्रोनिक डिसीज है। एक तरीके से ये पल्मोनरी डिसीज है जो हमारे लंग्स में पाई जाती है। ये यूजुअली उन्हीं लोग को होता है जो जो स्मोकिंग करते हैं, या तो फिर डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इनकी एल्वुलाई है वो एक तरीके से डैमेज हो जाती है। तो इसमें एक तरीके से ऑप्शन इसमें है, वो कौन सा है? ये इन्फ्लेशन ऑफ एल्वुलाई, ये करेक्ट ऑप्शन है किसका? 18th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड। हम एक तरीके से कितने परसेंटेज ऑफ एयर को हम एक्सपायर करते हैं? 32%। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम ब्लड इन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे लॉस्ट होती है ब्लड के अंदर? पहला ऑप्शन है आर्टरीज ऑफ बॉडी, कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वुलाई, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट, या कैपिलरीज सराउंडिंग द टिश्यूज। इसका आंसर है डी, कैपिलरीज सराउंडिंग द टिश्यूज। ये तभी होता है जब एक तरीके से पार्शियल प्रेशर है वो बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर लो होता है, इसकी वजह से क्या होता है टिश्यूज में, टिश्यूज इन अगर टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर किसका होता है? लो होता है कंपैरिजन टू दी आर्टियल ब्लड। इस वजह से क्या होगा कि ज्यादा मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी कैपिलरीज से। कैपिलरीज जो भी टिश्यूज से निकली होते हैं कैपिलरीज, उसमें ये उसमें से रिलीज होता है ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन being carried by blood plasma is, कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकलती है ब्लड प्लाज्मा से, ऑक्सीजन रिलीज होती है? इसका आंसर है 2 to 3%। 2 to 3%। किलो कैलोरीज ऑफ यूजेबल एनर्जी लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज, मीन्स कितने किलो कैलोरीज हम लिबरेट करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज से। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितने हम कैलोरीज निकालते हैं? तो इसका आंसर आपको इसका आंसर है 380 कैलोरीज हम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑफ द ग्लूकोज से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन। ऐसा कौन से क्या कहते हैं जीव होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन होता है लेकिन उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है अर्थवर्म, फिश, कॉकरोच, या फ्रॉग। आंसर इज अर्थवर्म। अर्थवर्म आप देखोगे मॉइस्ट स्किन से ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोरैकिक केज कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा थोरैकिक केज होता है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में? आखिर कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो, वैसे इन्वॉल्व तो डायफ्राम भी होता है, लेकिन थोरैसिक केज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? रिब्स, वर्टिबल कॉलम, डायफ्राम, रिब्स, डायफ्राम या स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम, डायफ्राम, स्टर्नम, या रिब्स, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम।
इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा डी। मींस यहाँ पर रिब्स देखोगे, थोरेसिक केज के अंदर रिब्स होती हैं, जो रिब्स जो होती है वो कनेक्टेड होती है किससे, स्टर्नम से, और प्लस वेंट्रल साइड में आपको स्टर्नम से कनेक्टेड दिखेगी और डॉर्सल साइड में आपको वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड दिखेगी। लेकिन डायाफ्राम जो है वो अलग है, ठीक है, वो अलग से मसल्स से अटैच है, वो अलग से है। तो मींस आपको थोरेसिक केज में मेनली आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेगी, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम। स्टेटमेंट, इसमें हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला है कि एक्सप्रेशन इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम सांस छोड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन इज एक्सप्रेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्सपायरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू ही होता है। इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सी ऑप्शन ये कह रहा है। फोर्थ ये कह रहा है इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये इसका आंसर है सी। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन, अगर आपका अंदर का जो प्रेशर है, मतलब पल्मोनरी एक तरीके से लंग्स का प्रेशर है, वो कम होगा किसके थ्रू, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू, तभी इंस्पिरेशन होगा, तभी एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एयर पास होगी। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा सी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू, सिस्टमिक हार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, the heart that contracts under stimulation from nervous system, left auricle and left ventricle in higher vertebrates, entire heart in lower vertebrates, the two ventricles together in humans। तो इसका आंसर है बी। मीन्स जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ये हार्ट का उस वो रिलेटेड है किससे, सिस्टमिक हार्ट से। इसमें एक तरीके से ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने में और प्लस प्रोड्यूस करने में पूरे होल बॉडी से। मीन्स एक तरीके से पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन ब्लड है वो फ्लो में मेन फंक्शन जो होता है ये सिस्टमिक हार्ट का ही होता है। ये क्या करता है, ये लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है। नहीं, ये क्या करता है, ये ब्लड को लंग से लाता है और पूरे बॉडी में, होल बॉडी में पहुंचाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई आर, कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और CO2 का एल्वुलाई में, तो ये इसका आंसर होगा बी। पार्शियल प्रेशर 104 होता है ऑक्सीजन का और प्लस क्या कहते हैं CO2 का 40 होता है। When 1500 ml air in the lungs, it is called, जब 1500 ml एयर लंग्स में रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, जो बचा होगा। जब हम फोर्सफुली एक तरीके से एक्सपायर करते हैं तो रिमेनिंग एयर जो बचती है लंग्स में उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो 1500 ml देखने को मिलेगा। Pressure gradients to facilitate expiration and inspiration, the human body uses the intercostal muscles and means जब प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है तब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा, मतलब जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती है उसमें ड्यूरिंग रिस्पिरेशन प्रोसेस में। तो फिर साथ में और क्या यूज होता है, पहला एल्वुलाई सैक्स या ब्रोंकाई या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, डायाफ्राम या विंड पाइप। तो आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर है विंड पाइप। विंड पाइप का मेन यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेशर ग्रेडियंट, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम जैसे ही हम सांस क्या करेंगे, जब हम सांस लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, फ्लैटनेड हो जाएगा और प्लस क्या होगा,
थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो एक तरीके से इसमें साथ में जो रोल प्ले कर रहा है वो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ साथ विंड पाइप भी कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम गेट्स, ये भी इससे रिलेटेड ही है जो हमने अब इससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम गेट्स रेज्ड एंड रिब्स get lowered, both diaphragm and ribs raised, या both diaphragm and ribs get lowered, या diaphragm get flattened and ribs get raised। इसका क्या है, इस कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका? तो देखने को मिला है कि ये जब जैसे ही हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट कर जाएगा, और जो रिब्स है वो डायफ्राम फ्लैट कर जाएगा, और रिब्स क्या करेगी कि मतलब फ्लैट करेगा, और रिब्स जो है, रिब्स की जो मतलब थोरेसिक वॉल्यूम है जो रिब्स का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। जैसे कि इसमें कौन सा वाइटल कैपेसिटी जो हम लोग का लंग्स का, ये इन सब चार ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इट इंक्लूड्स ईआरबी। ईआरबी कह सकते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या टाइडल वॉल्यूम, या IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after a normal expiration. The maximum, next option is the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. It includes ERV, RV या IRV. The maximum volume of air person can breathe out after a forced inspiration. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखने को मिलेगा ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, उसे हम क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे फोर्सफुली तो जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है रिलीज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं? पहला ये है एडम्स एक्पिल। एडम्स एक्पिल आपको देखने को मिलेगा थायराइड ग्लैंड की ऊपर जो भी कार्टिलेज होती है उभरी हुई, मोस्टली ये मेल में ज्यादा आपको ऊपर से ही टच करने पे ही फील होगा। ठीक है, तो एडम्स एप्पल इन मैन इज फॉर्म बाय द थायराइड कार्टिलेज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन इन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी उसे कहते हैं जैसे ही मैक्सिमम ऑफ एयर हम क्या करेंगे? फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे उसे कहेंगे। या about 20 to 25% of CO2 transport at कार्बामिनो hemoglobins मीन्स जैसे कि 20 to 25 जो परसेंट जो है CO2 हम रिलीज करते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन से। और थर्ड ऑप्शन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर लाइज इन पॉन्स। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ये बोला गया है। तो फिर पहले हाँ, साथ में ये फोर्थ वाला है, थोड़ा इसको समझा देते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर लाइज इन पॉन्स। पॉन्स क्या होता है? एक ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम जिसे कहते हैं उसमें का ये प्रेजेंट होता है। ये पॉन्स ब्रेन स्टेम में का पार्ट है। ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रेट को, और साथ में ये लंग्स को इन्फ्लेशन होने से ये बचाता है। ठीक है, तो फिर तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका है, इसके ये डी वाला सारे सही है ऑप्शन। इसमें जो एडम्स एप्पल है मैन में आराम से देखने को मिलेगी, आप ऊपर से ही फील कर सकते हो टच करके। मेल में और द मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ एयर जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सपायर करते हैं फोर्सफुली, तो उसे हम वाटर कैपेसिटी कहते हैं। ये भी सही है। 20-25% जो है वो हम CO2 का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कार्बा हीमोग्लोबिन से ही होता है। और न्यूमेट्रिक टेसिक सेंटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स में, जो एक तरीके से ब्रेन का पार्ट है। कौन से ब्रेन का पार्ट है? ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। Physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver ml of CO2 into the tissues। मीन्स अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें तो फिर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन उसमें से
रिलीज होती है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ये वैल्यूज हैं, तो इसको तो रटना ही पड़ेगा। तो ये है 5 ml। 5 ml इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन द लंग्स FRC मीन्स कितने। FRC क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक तरीके से जब हम एक तरीके से ये सम होता है किसका? रेजिडुअल वॉल्यूम का और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम का। ठीक है, तो कितना तो इसमें बोला गया है इसमें कितने अमाउंट ऑफ एयर जो FRC में है वो होगा। मतलब एक ये वैल्यू जो शो कर रही है, ये वाली जो वैल्यू शो कर रही है ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की है, और जो इधर लास्ट में शो कर रही है वो रेजिडुअल वॉल्यूम की है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर का क्या होगा? ये ए 2100 सॉरी 2100 ml to 25 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट फॉर वाइटल कैपेसिटी। VC मीन्स वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है वो किसको जोड़ के बोला गया है? वाइटल कैपेसिटी जो है ये EC और ERV, EC सॉरी IC और ERV दोनों को जोड़ के बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन। कैसे एयर पास होता है नेजल से, मतलब ऊपर से आउट एक्सटर्नल टू इंटरनल ह्यूमन बॉडी। तो एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चैम्बर, ट्रैकिया। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा आपको सही लग रहा है? तो एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चैम्बर, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वाई, ये नहीं होगा। एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ये भी नहीं होगा। एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, पहले क्या होता है? फेरिंग्स, फिर ये लैरिंग्स, हाँ ये सही है, और फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वाई। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय। कौन से प्रोसेस के थ्रू एल्वुलाई और लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है? ऑक्समोसिस के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू? तो ये इसका आंसर होगा सी, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एक तरीके से ये पैसिव प्रोसेस है। ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एयर का फ्लो होता है। एक तरीके से इसमें कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ATP का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एक तरीके से ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो सिंपल डिफ्यूजन एक तरीके से ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और नॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एयर पास होगी। Of step in respiration, diffusion of gases across alveolar membrane, diffusion of oxygen CO2 between the blood and tissues, transport of gases by the blood, pulmonary ventilation, atmospheric air draws in the CO2 rich by which alveolar air is released out, utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction and resultant release of CO2। तो इसमें एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताना है कौन सी प्रोसेस पहले होगी। तो इसमें आप देखोगे कि पहले क्या होता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन एटमॉस्फेयर, हाँ ये पहला होगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 रिच बाय द एल्वेओलार सैक इज रिलीज आउट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, CO2 का और O2 का एल्वेओलार मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद क्या होगा? हाँ, फिर इसके बाद आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा ब्लड का। ठीक है, फिर इसके बाद देखोगे कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 होगा बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। जैसे ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड गैस जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, फिर डिफ्यूजन हो जाएगा ऑक्सीजन का और
और ब्लड और टिश्यूज के अंदर जो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होगी, और फिर इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो सेल्स से कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगी, जो सेल्स है यूटिलाइज करेगी ऑक्सीजन को, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, इससे क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। तो एक तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, अब वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कहा गया है, क्या होगी वाइटल कैपेसिटी, ERV प्लस TB, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला ऑप्शन IRV प्लस ERV, मतलब इंटरनल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और प्लस एक्सटर्नल सॉरी इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये सारी मिलकर के क्या बनाती है, टाइडल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी बनाती है किसकी, लंग्स की से रिलेटेड है। असर्शन क्या कह रहा है कि रेस्पिरेशन सॉरी एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और सेकंड ये कह रहा है इन दिस प्रोसेस मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंटरनल कोस्टल मसल्स रिलैक्स, इसमें रिलैक्स होती है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा कि देखो एज, देखो सही लग रहा है कि जब एक्सपायर करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो एक तरीके से ये नॉर्मली होता है, पैसिव कंडीशन में ही होता है, हम सांस छोड़ेंगे, तो ए तो सही है, ठीक है। फिर इसका क्या बोला गया है, रीजन क्या है कि जब हम अ, जब एक्सपायर करेंगे, मतलब इसी प्रोसेस की बात की गई है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन प्रोसेस, तो मसल्स जो है डायफ्राम की और इंटर कोस्टल मसल्स की, ये रिलैक्स होती है, ये बोला गया है, हाँ रिलैक्स होती है, ठीक है। तो आर और ए दोनों ट्रू है, ठीक है, और प्लस आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes, जब CO2 concentration जो है वो ब्लड में इंक्रीज करेगा, तो ब्रीथिंग कैसी हो जाएगी, स्लोअर और स्लो हो जाएगी, there is not effect on the breathing, स्लो एंड डीप हो जाएगी या फास्टर और डीपर होगी। जाहिर सी बात है, जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करेगा, तो हम ऑक्सीजन की नीड होगी ना हमारी बॉडी को, तो मीन्स हम जल्दी फास्ट फास्ट करके हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग हमारी जो होगी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से हाइपर कैप्निया प्रोसेस भी होती है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये बॉडी को, ये क्या होगा कि जैसे ही CO2 जो है बॉडी में मैक्सिमम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी ज्यादा रिस्टोर करेगी, क्या एक तरीके से नॉर्मल लेवल जो है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड गैस का लेवल जो होगा और पीएच होगा, वो क्या होगी, वो उसका लेवल क्या होगा, ये नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे कि फास्टर डीप करें, फास्टरी मतलब ब्रीथिंग जो होगी हमारी फास्ट और डीप होने लगेगी। Which of the following is the most appropriate in normal circumstances? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब नॉर्मली हम एक हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक तरीके से देखा जाए कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो अंदर का प्रेशर है वो कम होगा ना, डेफिनेटली कम होगा, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर का ज्यादा होगा, ठीक है। तभी बाहर से पैसिवली क्या होगा, बाहर से एयर अंदर आएगी, तो मीन्स ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन, जैसे ही हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इंक्लूड्स दी, तो कौन कौन सी मसल्स इसमें इंक्लूड होती है, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल्स, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर होगा एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मसल्स जो है, जिसमें सारी मसल्स आ जाएंगी आपकी, इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, ये सारी जितने भी हैं, ये सारी मसल्स जो है एक्टिवली एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, फोर्सफुली एक्सपिरेशन। That contract during inspiration is, जब हम सांस लेते हैं, तो कौन सी मसल्स इसमें
हेल्प करेंगी क्लैरिफाइड मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बोथ ए एंड बी, ये स्कैलेट मसल। तो इसका आंसर है बी। इंटरकोस्टल मसल्स का ज्यादा ही रोल होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन है हो या एक तरीके से, हाँ, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंटरकोस्टल मसल का ज्यादा यूज होता है। In the process of respiration, the potential energy stored in organic compound is released in the form of, मीन्स जैसे ही रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किस फॉर्म में एनर्जी वो रिलीज होती है, इसका आंसर होगा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। In the breath, the interpleural pressure is approximately mmHg less than atmospheric pressure is, इसका आंसर होगा B 4। Respiratory quotient of glucose is, ग्लूकोज का respiratory quotient कितना होगा 1.0। If organic acids are used as substrate, what will be the value of RQ? Respiratory quotient की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेस देन 1। डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, कब? ये इसका पहला भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा डिसोसिएशन कर्व। CO2 concentration decreases, yes, so CO2 concentration increases, ये होगा CO2 concentration is increases। The percentage concentration of CO2 in the alveoli air is, कितने परसेंटेज ऑफ CO2 होता है किसमें, एल्वुलाई के अंदर? तो इसका आंसर है ए 0.04। कंपाउंड डबल इन वाटर डज नॉट इम्पीड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इज, इसमें कौन सा है जो भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में कंपाउंड जो है वो नहीं होता है, इम्पीड होता है? तो इसका आंसर है SO2। CO2 is transported in the blood mostly by means of, CO2 जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में? तो इसका आंसर है बी, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। RQ refers to the ratio of, RQ क्या कौन से रेशियो को बता रहा है? CO2 produced to substrate consume, CO2 produced to oxygen consume, oxygen consumed to CO2 released, oxygen consumed to ATP produce। इसका आंसर है B, ऑक्सीजन produced to CO2 consume। कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, कंज्यूम होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरीके से प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है या एंजाइम है? इसका आंसर होगा ग्लोबुलर प्रोटीन। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय अ हेल्दी पर्सन, अगर अब देखा जाए हम पर मिनट में एक हेल्दी पर्सन कितना सांस लेता है या छोड़ता है, तो इसका आंसर है 6000 ml वो क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। 8000 ml क्या करेगा, वो एक्सपायर करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेशन प्रोसेस है। पर मिनट कितना वो ब्रीथ इन करता है, ब्रीथ आउट करता है। 56 क्वेश्चन ये कह रहा है ERV प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम और प्लस इंस्पिरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम जो है फॉर लंग्स, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इसके इक्वल FRC के, फंक्शनल रेजिडुअल, ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बराबर। मतलब एक तरीके से कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। The largest quantity of the air that can be expired after a maximum inspiratory effort is, कितना हम लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं? ठीक है, सांस लेने के बाद, जब हम मैक्सिमम एफर्ट करते हैं सांस लेने के बाद, हम कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर एक्सपायर करेंगे? तो ये इसका आंसर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। जो है स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस लिए यूज किया जाता है? क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ लीवर फंक्शन या क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द ब्रेन
ब्रेन फंक्शन। तो एक तरीके से ये पल्मोनरी फंक्शन के लिए है कि आपका लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक स्पायरोमीटर होता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक हेल्दी पर्सन के लंग्स की क्वालिटी को। द रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ द रिएक्शन गिवन ब्लो, एक रेस्पिरेटरी क्वोशंट की जो रिएक्शन ये दे रखी है, ठीक है, तो इसमें से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज होगी, तो ये 0.703 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लोराइड शिफ्ट में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? CO2 का। मेनली आप देखोगे CO2 का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे, ठीक है। तो माय चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।